Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अब तो करनी ही पड़ेगी, अब कोई चारा थोड़ा ना बचा है। खैर सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। आ जाइए आप लोग। हल्के से हम जो है अगेन लेट हैं, बट कल से अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने का टाइम आ गया क्योंकि हमारे पास एक ही महीने का समय है, तो अभी ये जस्ट सेट लगा के काम नहीं चलेगा। अभी मैं एक स्ट्रेटजी प्लान करके कल आपके साथ शेयर कर दूंगी, और थोड़ी बड़ी क्लासेस और थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, ताकि जो वादे हमने किए हैं, है ना, कि आप सेशंस भी देखें और अच्छे से आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए, और अगर आपने पहले से भी तैयारी की हुई है तो आपका स्कोर बहुत प्यारा है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस का शायद ये लास्ट सेट होगा, जब 30 क्वेश्चंस, ये जो ऑनलाइन वाला पेपर आपका हुआ था जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, 23 दिसंबर का पेपर है। इसके बाद चीजें थोड़े से अलग अप्रोच से करेंगे, या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप ये डिस्कशन देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना, इजी लगेंगे आपको, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर हुआ है ऑनलाइन पेपर में। स्टार्ट करते हैं। और सभी को गुड इवनिंग भाई। अगेन 23 दिसंबर पेपर 1 है। इसका मॉक टेस्ट वगैरह आप करियर विल पे जाके फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा, समझ में आएंगी चीजें अगर आप ये 30 क्वेश्चन टिक करके बैठ करके समझते हैं। अभी कोशिश ये कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाएं, क्योंकि भाई प्याजे से क्वेश्चन आना ही आना है, तो अगर प्याजे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल है, किसी फेक चैनल से जुड़िएगा मत। यहाँ पे सारी पीडीएफ्स और आने वाले जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पहले ही आपके पोल वाले भैया ने जो है पोल आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से समझेंगे। द बिलीफ दैट, यानी ये विश्वास, दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर, यानी बच्चों का व्यवहार, कैन बी मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? पुनर्बलक। हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है ना, बहुत अच्छा किया तुमने। ये क्या है? रीइंफोर्स करना है एक तरह से। और अगर हम बात करते हैं पनिशर्स की, पनिशर्स क्या होते हैं? दंड देना, है ना। चुप हो जाओ, डांट लगा दिया आपने, पनिशमेंट दे दी, क्लास से बाहर निकाल दिया, खड़े कर दिया। आप तो हालांकि ये वाली डांट आपकी लीगल भी नहीं है, या कहेंगे सही भी नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो पनिशर्स और रीइंफोर्सर्स जो हैं वो व्यवहार को बच्चे के मॉडिफाई करते हैं। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डेवलपमेंट इज प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड बाय। देख रहे हो कैसे घुमा के क्वेश्चन फेंका है सामने। क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इन्होंने घुमा दी, जबकि टॉपिक वही, कॉन्सेप्ट वही। कुछ ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो समझने में या कुछ भी इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं, यह है अवधारणा कि बच्चों के आचरण को, जो बच्चों का व्यवहार है, उसको प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होगा। भैया जो विकास है किससे प्रभावित होगा? पहले आपको सिंपल सोचना है, ये रीइंफोर्सर और पनिशर क्या है? क्या ये हमारे हेरिडिटी से आ रहे हैं? नहीं, एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। जब आप किसी को दंड दे रहे हैं, भाई ये सब मत कर, छोड़ दे, बैठ जा एकदम साथ में, उसमें लॉगिन नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रीइंफोर्सर कहां है? एनवायरमेंट में है। किसी ने कहा शाबाश बेटा, कोई गिफ्ट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया मान लीजिए। पनिशर्स क्या है? दंड भी एनवायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। बच्चा हेरिडिटी से थोड़ा ना लेके आता है कि दंड दे रहा है खुद को ही, है ना। तो एनवायरमेंट का फैक्टर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि रीइंफोर्सर और पनिशमेंट या पनिशर्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं व्यवहार को, उनका मानना ये होगा कि जो डेवलपमेंट है वो प्रीमैरिली इन्फ्लुएंस्ड है। किससे? वातावरण से, सिर्फ वातावरण से, क्योंकि इसमें हेरिडिटी की बात कहीं नहीं हुई। ये रीइंफोर्सर और पनिशर्स दोनों एनवायरमेंट का हिस्सा हैं। सिंपल बात है, बस समझने का फर्क है दोनों का। यहाँ पे ये हम अपनी मर्जी से, क्या हो गया? देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम अपनी मर्जी से ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का विकास जो है परिणाम होता है, ये हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके हिसाब से चलेंगे ना हम। क्वेश्चन अगर दिन को रात कहेगा तो हम रात पे जाएंगे ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, रीइंफोर्सर और पनिशर जो कि बच्चे के व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं, अगर आप उसको दंड देंगे तो वो चीज रिपीट करने की जो आशंका है या प्रोबेबिलिटी है, वो संभावना कम हो जाएगी। वो सेम चीज रिपीट करेगा जिसपे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट का हिस्सा है, सिंपल सी बात। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि डेवलपमेंट एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल, यानी एक बच्चा जो है वो बॉल को
फेंक सकता है बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल। यानी अगर उसके हाथ में बॉल आ जाए तो वो बॉल को फेंक देगा, या कोई सामान है उसको फेंक देगा, या थ्रो कर पाएगा, यूज कर पाएगा, पकड़ पाएगा अगर बॉटल भी उसके सामने है। अभी इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी किया था ना। लेकिन पेंसिल पकड़ना वो बाद में सीखता है ना। चीजों को पकड़ना वो सीख जाता है, जो बड़ी चीजें हैं उनको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, फेंक लेगा। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब क्या है, राइटिंग, ये फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये बाद में सीखेगा। लिखना बाद में सीखेगा, बॉल को पकड़ना पहले सीख लेगा। यानी पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, स्थूल गतिक कौशल जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, और बाद में फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल आते हैं जिनमें आप अपनी छोटी मसल्स का प्रयोग करते हैं। वो छोटी मसल्स कौन सी हैं? आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। देखो ये जितने भी लोग परेशान हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि हम अपीयरिंग में और ऑप्शन नहीं आ रहा फॉर्म भरते समय, मैं कल आपके ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूंगी, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो ग्रॉस टू फाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिंपल सा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सर से पैर जाना, हेड टू टो जाना, हेड टू टो जाना, सर से पैर। पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर नीचे, फिर खड़ा होना सीखेगा। ये अलग कहानी है, ये डायरेक्शन डिफरेंट है। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सिंपल आंसर होगा जब भी आपको ग्रॉस टू फाइन या जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या, जनरल एक्टिविटी है अपने पूरे हाथों को हिलाना। स्पेसिफिक क्या है, सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करके किसी चीज को उठाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बच्चा पहले किसी चीज को पूरे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज करके पेन को होल्ड कर लेगा। तो फाइन मोटर स्किल्स पे बाद में जाएगा। जब ऐसी स्थिति बने तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी अधोगामी, जिसको नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार केंद्र से सीमाओं की ओर जाने वाले विकास की दिशा कही जाती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होता है कि दुनिया के सारे बच्चे पहले बचपन में होते हैं, फिर बड़े किशोरावस्था में आते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, यानी पैटर्न सेम है सबका। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है कि आपके जब आप साइकिल चला रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर सब एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन इज डिफरेंट। इंटर रिलेशन क्या होता है कि विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। खैर इसका आंसर क्या हुआ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन्स, यानी गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास। गत्यात्मक मतलब जिसमें गति हो, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब का जो विकास है, यानी आपकी शारीरिक क्षमताओं से रिलेटेड जो विकास है। और संज्ञानात्मक हमारी बुद्धि, सोचना, समझना, तर्क करना, इन सब की जो विकास की क्षमता है या विकास है वो कब तक होता है, सिर्फ चाइल्डहुड तक, सिर्फ एडोलेसेंस तक, सिर्फ अडल्टहुड तक, या थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन। तो हम कहते हैं विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भाई मान लीजिए एडोलेसेंस के आते आते अडल्टहुड तक आते आते, पियाजे भी कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका 15 साल तक ऑलमोस्ट जो है बहुत सारी चीजें, जितनी भी क्षमताएं हैं वो आ जाएंगी, अचीव हो जाएंगी। मतलब लेकिन ऐसा है कि वो रुक जाएगा उसके बाद विकास। आपकी सोचने की क्षमता, आपकी तर्क करने की क्षमता, भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना ब्रेन में, मतलब चेंज होते रहने की क्षमता है, नया सीखते रहने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि मोटर स्किल्स भी अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब एक जो प्लेयर है वो तो 35 साल में भी खेलेंगे, है ना, 34 साल में भी विराट कोहली खेल रहे हैं या अदर प्लेयर्स हैं, तो उस केस में क्या है, मोटर स्किल्स तो बेहतर हो रही हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन चलेगा, यानी संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलेगा, विकास रुकता नहीं है। इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन, यानी लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, रुकता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि बस अब नहीं होगा एडोलेसेंस के बाद। भाई मैक्सिमम क्षमता अचीव हो गई लेकिन उसके बाद होना रुक जाएगा, ये किसने कहा है, उसको बेहतर करते रह सकते हैं हम। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम, नहीं 3 हो चुका है हमारा, 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। Which of the following is a primary agency of socialization? सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी या फिर संस्था कौन सी है? मुख्य मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिंपल आपको पता है, प्राइमरी शुरुआत कहां से होगी, घर से होगी। तो प्राइमरी फैमिली होती है और सेकेंडरी में पूरी दुनिया आ जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, कई बार नेबरहुड भी आ जाएगा, मास मीडिया एंड ऑल सब आ जाएंगे। सोशलाइजेशन क्या है कि हम समाज में रहने का तरीका कैसे सीखते हैं, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कोई आएगा तो नमस्ते करेंगे, कहीं पे जाएंगे तो कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, बेसिकली सारी चीजें सोशलाइजेशन में आ जाती हैं। जैसे समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून हम सीखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। इसमें जो प्राथमिक एजेंसी है वो परिवार है, क्योंकि बच्चे ने जन्म सबसे पहले परिवार में लिया है, और वो परिवार क्या है, मिनिएचर वर्जन है किसका, सोसाइटी का। तो सोसाइटी का ही छोटा रूप है। तो सोसाइटी के जो सबसे पहले नियम, कायदे कानून बच्चा सीखेगा वो परिवार से सीखेगा। तो लगभग 3 साल तक आपका ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन, फिर 3 साल से हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगता है, समाज में घुलने मिलने लगता है ना। तो आपका आय का कॉन्सेप्ट यहाँ फैमिली में बन जाता है।
स्कूल, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सब सेकेंडरी है। अगर फैमिली के साथ स्कूल आ जाए, स्कूल तो खैर हमेशा ही सेकेंडरी होगा। नेबरहुड का कई बार क्या होता है कि लोग नेबरहुड को सेकेंडरी में भी डाल देते हैं और प्राइमरी में भी डाल देते हैं। बस आपको ये देखना है फैमिली के साथ नेबरहुड है तो प्राइमरी में आएगा, अगर स्कूल के साथ नेबरहुड है तो सेकेंडरी में आएगा। नेबरहुड की अपने आप में कोई अस्तित्व अपना है नहीं, कोई आइडेंटिटी खास नहीं है नेबरहुड की। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन बट बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजेज आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी विचार पहले आया कि भाषा और विचार के बारे में पियाजे के जो विचार हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसके बारे में कौन सी बात सही है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सही होगा। तो हमने ये बात टीएल से याद रख सकते हो आप। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते होंगे ना, जब आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आपने किया होगा, तो टीएलएम्स होते थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे आप टीएल याद रखोगे। पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज आई, किसके अकॉर्डिंग? पियाजे। टीएलपी बना लीजिएगा आप टीएलएम का। ठीक है, टीएलपी का मतलब क्या है? थॉट के बाद लैंग्वेज आई, ऐसा कौन कह रहे हैं? पी फॉर पियाजे कह रहे हैं। ठीक, तो ये टीएलपी से आप याद रख सकते हैं। तो थॉट के, क्योंकि पेपर पास में है ना, तो हमें थोड़े फंडों का भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक, तो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में सबसे हमें देखना है, पियाजे की बात हो रही है तो पहले थॉट आया होगा। थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज, यानी चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, यानी पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, और विचार डिटरमिन करता है या सुनिश्चित करता है कि भाषा क्या होगी। यानी जब मैंने बोलना नहीं सीखा होगा तब भी मेरे दिमाग में पेन को लेकर कोई विचार होगा, या जब मैं बोलती हूं उससे पहले मैं सोच लेती हूं, और ये चीज इतनी तेजी से होती है कि हमें पता नहीं लग पाता। तो थॉट, जो मेरा थॉट है किसी चीज के बारे में, वही तो सुनिश्चित करेगा कि मेरी भाषा क्या होगी। ठीक, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। ए ऑप्शन ही सही है। लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट, ऐसा नहीं है, ये कोई भी नहीं कहता। इसको कई लोग वाइगॉस्की से जोड़ लेते हैं। वाइगॉस्की ने उल्टा नहीं कहा है कि पियाजे ने कहा है पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज। वाइगॉस्की ने ऐसा नहीं कहा कि लैंग्वेज पहले आती है, वो कह रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट है, एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं। तो ये तो किसी ने नहीं कहा। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऐसा एक बार को वाइगॉस्की इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में मानते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनेट प्रपोजिशंस, यानी आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, ऐसा भी पियाजे ने नहीं कहा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, आप पोल में जवाब देते रहेंगे। 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more. याद रखिएगा, taller glass holds more, यानी जो लंबा ग्लास है उसमें ज्यादा क्वांटिटी आती है पानी की। Then more water than the wider but shorter. Wider but shorter मतलब चौड़ा और छोटे ग्लास से। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस रीजनिंग ऑफ अनु, अनु क्या है? बच्ची है। और ये कौन सी रीजनिंग है? 2 ग्लासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक जल है। हम सबके साथ हुआ है बचपन में, है ना, हमारा पागल भी बनाया बड़ों ने कई बार। भाई एक ये ग्लास है जो कि लंबा है बट पतला है, टॉलर है। ठीक, लेकिन दूसरा ग्लास है जो कि वाइड है, लेकिन हो सकता है क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, लेकिन इसकी शेप की वजह से अनु का ध्यान कहां है कि भैया ये जो लंबे वाला ग्लास है इसमें क्वांटिटी ज्यादा आएगी, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार बाहर हम लोग चाय वाय पीने जाते हैं कई बार, तो वो आजकल ग्लासेस का ऐसा चलन है कि वो पतले और छोटे ग्लास होते हैं, और जो नॉर्मल कप होता है उसमें क्वांटिटी दिखने में छोटा होगा बट उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये हम कहीं हमारी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, वो लग रहा है हम अभी तक हमारा सेंट्रेशन का गुण ही नहीं गया। कंजर्वेशन की कहानी है ये, कि अनु को लग रहा है कि भैया शेप और साइज पे फोकस है, अनु का जो फोकस है वो शेप और साइज पे है कि भैया इसकी शेप, ये टॉल दिख रहा है तो यही लंबा है, जबकि क्वांटिटी का खेल इसमें ज्यादा हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन की कमी है अभी बच्चे में। लेकिन पूछा क्या है ये तो देख लीजिए सर। कंजर्वेशन जो लोग आंसर कर रहे हैं, देखिए सीरिएशन होगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज में लगाना होता है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते थे, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम जो भी था। मैचुरेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, परिपक्वता का। बात हो रही है कि बच्ची को ऐसा लगता है कि बड़े ग्लास यानी टॉलर, जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी पानी की, और जो चौड़ा है बट छोटा ग्लास है उसमें कम आएगी। तो ये जो रीजनिंग है ये सेंट्रेशन का गुण है, इसका जो आधार है वो सेंट्रेशन है। कंजर्वेशन, ये लैक ऑफ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन इसको नहीं कहेंगे। कंजर्वेशन यानी संरक्षण अगर अचीव हो चुका होता तो ये बात ही नहीं कहती अनु, फिर तो उसको समझ आ जाता भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी तो सेम रहेगी, चाहे आप 100 ml पानी इसमें रखो बॉटल में रखो, बराबर ही रहेगा। कंजर्वेशन अगर आ जाता तो उसमें इतनी समझ आ जाती। तो कंजर्वेशन अभी आया नहीं है, संरक्षण अभी आया नहीं है, तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन होता तो फिर भी सोच लेते। कंजर्वेशन नहीं है, है ना, संरक्षण नहीं है, ये सेंट्रेशन है, केंद्रीयता है। और ये सेंट्रेशन की वजह से कंजर्वेशन की कमी होती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन किसकी वजह से? सेंट्रेशन का गुण है। जिस दिन पोल अलग चल रहा है, शौर्य ध्यान से नहीं दे पा रहे हो पोल, वहां देख लेना यहाँ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है उस हिसाब से पोल लगा।
क्यों इतनी क्या जल्दी है? जब तक देखो कोई बात नहीं, अभी एक्चुअली हमारे यहाँ लॉगिन का थोड़ी सी समस्या है और शौर्य बहुत दिनों बाद आया है, मैनेज कर लीजिए। देखिएगा, अगर हम बात करें सेंट्रेशन की, तो सेंट्रेशन का क्या मतलब है? सेंट्रेशन का मतलब है आपका पूरा फोकस, पूरा सेंटर ऑफ अटेंशन किसी एक गुण पे है किसी चीज की। यानी अगर बच्चे का ध्यान शेप पे है कि भैया शेप जो है वो इसकी पतली है ग्लास की, तो उसका ध्यान पर सिर्फ शेप पे है, ये नहीं है कि इसकी चौड़ाई कम है ना। तो वो सेंटर्ड है, उसका ध्यान केंद्रित है सिर्फ हाइट पे। जब आपका ध्यान किसी एक ही गुण पे केंद्रित होता है तो वो सेंट्रेशन हो जाएगा, आप बाकी गुण भूल जाएंगे, है ना। आप ये भूल जाएंगे कि भैया इसकी सिर्फ हाइट के अलावा और भी तो चीजें हैं, वो हम देख ही नहीं पा रहे। या कोई बॉटल है मान लीजिए, तो इसमें क्वांटिटी के अलावा इसका कलर, शेप, साइज कुछ तो देखेंगे नहीं। तो सेंट्रेशन में आपका पूरा ध्यान एक ही गुण पे चला जाता है और आप दूसरे एस्पेक्ट्स नहीं देख पाते, जिसकी वजह से कंजर्वेशन की कमी हो जाती है। इसका उल्टा होता है डिसेंट्रेशन। अगर इसको ऐसे भी लिख सकता था कि बच्चों को प्रॉब्लम कहां है, तो आप कहते डिसेंटर करने में प्रॉब्लम है, ऑप्शन चेंज करके डिसेंटर कह देता। डिसेंटर क्या होता है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कब होगा? कि भाई वो डिसेंटर करके नहीं देख पा रहा कि बेशक इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है, वाइड कम है ये ग्लास। तो वो डिसेंटर अगर करना सीख जाएगा तो फिर कंजर्वेशन आ जाएगा। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन है, क्यों? क्योंकि डिसेंटर करने में प्रॉब्लम है या सेंट्रेशन अभी भी है, वो एक ही गुण पे फोकस कर पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये कहां आती हैं, ये जो क्षमताएं हैं आपकी, ये कहां आती हैं? प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमें पता है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। सीसीएस से मैंने आपको बताया हुआ है, सीसीएस ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है। सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। कंजर्वेशन यानी संरक्षण के क्वांटिटी चेंज नहीं होती, शेप और साइज के बदलने से, आकार के बदलने से अभिजीत, या प्रकार के बदलने से मात्रा सेम रहती है। क्लासिफिकेशन क्या है कि आप गुण के आधार पे जो ट्रायंगल वाली चीजें हैं उनको एक जगह पे क्लासिफाई कर पाए, वर्गीकरण कर पाए उनका। कोई दूसरी शेप के बर्तन है तो उनको एक साथ रख पाए। सीरिएशन क्या है कि आप सीरीज में लगा पाए, छोटे से बड़ा क्रम और बड़े से छोटा। ठीक, तो ये तीनों गुण 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अचीव करता है एज पर प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी, यानी ये भी प्याजे से ही क्वेश्चन है। रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शंस is a basic accomplishment of which stage as given in the Piagetian theory of cognitive development। प्याजे के अनुसार या प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता, यानी कि जो रिवर्स करना है चीजों को, है ना, प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, यानी रिवर्सिबिलिटी कब आती है बच्चे में। अब इस रिवर्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं कंजर्वेशन से। ठीक, रिवर्सिबिलिटी क्या है? ये पेपर है हमारे सामने और इस पेपर को क्या किया, ये कर दिया, है ना। अब बच्चा सोचेगा कि अब तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, हालांकि इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस पे प्रेस व्रेस लगा करके और इसको तब जाके अब ठीक किया जाएगा, लेकिन हाँ इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं अब ये इतना ही बन गया तो अब ये फाइनल है, इसको रिवर्स करना संभव है। यानी बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये रिवर्सिबिलिटी है ना, ये रिवर्सिबिलिटी है, ये वापस से ऐसा हो गया। ठीक, तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब है हम रिवर्स कर सकते हैं किसी एक्शन को। भाई आपने आटे की जब आटे से एक छोटा सा वो बनाया रोटी बनाने के लिए, उसको आप प्रॉपर रोटी बना सकते हो, फिर से उसको आटा बना सकते हो, समझ पा रहे हो, शेप रिवर्स कर सकते हो। तो ये वही है ना। आप घर से निकले और मंदिर तक गए और मंदिर से वापस आने में बच्चे को दिक्कत होगी फिर, क्योंकि रिवर्स एक्शंस में दिक्कत हो रही है। जाने में दिक्कत नहीं है, रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत है, वापस आने का रास्ता वो कई बार भूल जाएगा। तो जब ये रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष वो समझ जाएगा कि भैया रिवर्सिबिलिटी संभव है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। बहुत मजे कर रहे हो आप लोग कमेंट्स में, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करना आप लोग भूल रहे हैं शायद, वो भी करते रहेंगे खुशी खुशी से पढ़ाई के साथ साथ, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। एसपीसीएफ बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगाया हुआ है इन्होंने, एसपीसीएफ ये 4 अवस्थाएं हैं, यही सीक्वेंस है। एसपीसीएफ सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, गत्यात्मक अवस्था कहते हैं इसको। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष, 7 भी मिल जाएगा कई जगह पे। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संज्ञात्मक 7 से 11 और 11 से 15। ठीक, ये 4 अवस्थाएं हैं प्याजे की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, गणित की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं भैया ये गणित वाले? कह रहे हैं अ मैथमेटिक्स टीचर, यानी गणित का शिक्षक है, इज यूजिंग मोर स्किल्ड पीयर्स टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स।
वो पीयर्स, वो साथी उनकी क्लास के जो ज्यादा स्किल्ड हैं किसी काम को करने में, उनको हेल्प करने के लिए कहा गया है दूसरे बच्चों को जिनको वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, वो उनको समझा रहे हैं जिनको समझने में दिक्कत है। विच थियोरेटिकल फ्रेम इज शी ट्राइंग टू अप्लाई? कौन सा फ्रेम है ये? यानी गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता करने को कह रहे हैं। यानी उच्चतर, ये जो मोर स्किल्ड पीयर्स हैं ये क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर बन गए, यहां पे MKO बन गए, जो कि वाइगॉस्की कहते हैं, यानी जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता है वो आपको सिखा सकता है किसी एक विशेष क्षेत्र में, है ना। इसमें एज का कोई मतलब नहीं है कि बच्चे सेम एज के तो सिखा नहीं सकते, है ना। तो उस केस में क्या है, ये लेव वाइगॉस्की की ही थियरी हुई। लेव वाइगॉस्की इज थियरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। लेव वाइगॉस्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है कि बच्चा समाज संस्कृति से, अपने ग्रुप से, अपने से बड़े छोटे किसी से भी सीख सकता है जिसको भी उस चीज में नॉलेज होगी, ठीक। और ये कहां होता है? ये होता है ZPD में। दो तीन बातें हैं जो वाइगॉस्की से आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इनकी थियरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। ये कह रहे हैं जब बच्चा समाज और संस्कृति में इंटरैक्ट करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, अंतः क्रिया करता है, बात करेगा, डिस्कशन करेगा, ग्रुप में एक्टिविटी करेगा, तो वो सीखेगा एक दूसरे से बहुत कुछ। और ये जो थियरी है, ये है किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। क्योंकि हम इसके नाम से कई बार ये भूल जाते हैं कि पता नहीं किस चीज की थियरी है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की थियरी है। संज्ञानात्मक मतलब हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास, ठीक। तो वाइगॉस्की कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति से सीखता है। दूसरी बात जो हमने यहां पे देखी, पीयर इंटरेक्शन की बात की है इन्होंने, और ये कह रहे हैं ZPD, इस पे किसी और दिन भी चर्चा करेंगे अलग से थियरी वाले सेशन में। ZPD यानी एक जोन है जहां आप सीख सकते हैं, है ना। यानी आप कुछ जगह पे अटकते हैं, कुछ चीजें आप खुद कर लेते हैं। सीटेट में कुछ सब्जेक्ट्स में आपको समस्या होगी, कुछ में आप खुद कर लेते हैं, तो उनमें आपके नंबर आ जाते हैं, और जिनमें नहीं आ पाते उनके लिए फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये क्या है? क्योंकि आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपके ZPD में है, यानी संभावित विकास के क्षेत्र में है। यहां पर आज आप खुद हैं, यहां तक जाने की क्षमता रखते हैं। ये जो जाने की क्षमता वाली कहानी है, इसमें कोई हेल्प करेगा, इस हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है, इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। लेकिन जो हेल्प कर रहा होगा उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे आप मुझे यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कह सकते हैं, है ना। चाहे वो आपसे एज में छोटा हो व्यक्ति या बड़ा हो, उस क्षेत्र में अगर आपसे ज्यादा जानता है, हो सकता है आप मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं आपके साथ CDP डिस्कस कर लूं, तो ये क्या हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर देगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। हेल्प देने को, टेम्परेरी हेल्प को, अस्थायी मदद को स्कैफोल्डिंग या मचान कहते हैं। ये जो दायरा है जिसमें हेल्प दी जा रही है वो ZPD है, कि आप संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो सकता है। ये टॉपिक आपको समझ आ सकता है। अगर मैं 3 साल के बच्चे को कहूं तो वो उसके ZPD में नहीं है कि मैं उसको प्याजे पढ़ा दूं, प्याजे नहीं समझ आएगा उसको, है ना। वो रटेगा भी अगर आएगा भी तो। खैर, तो ये लेव वाइगॉस्की का कॉन्सेप्ट है कि बात हो रही है कि जो ज्यादा मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, जो कि स्किल्ड पीयर्स हैं, वो दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको उस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोल में जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगॉस्कीज व्यूज ऑन डेवलपमेंट? यानी वाइगॉस्की के विचार क्या हैं बच्चों के विकास के बारे में। मैचुरेशन एंड कल्चर को फोकस करते हैं। देखो, लेव वाइगॉस्की की बात आती है तो SCL याद रखते हैं हम। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा क्या है? एक टूल है, ठीक है ना। तो मैचुरेशन की बात प्याजे करते हैं। मैचुरेशन का मतलब क्या है? हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक्स की बात, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात वाइगॉस्की नहीं करते। तो कल्चर तो ठीक था, बट मैचुरेशन गलत हो गया। हमें तो दोनों सही चाहिए। लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, भाषा और भौतिक वर्ल्ड नहीं, सोसाइटी की ये ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड, पेड़ पौधे, आसपास चीजें हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना सोशल वर्ल्ड है, तो इसकी फिजिकल वर्ल्ड की बात प्याजे ज्यादा करते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर, ये बात सही है ना। लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति। देखो SCL में से ही फंस जाएगा, यहां सोसाइटी का ऑप्शन नहीं था, कल्चर और लैंग्वेज ये दोनों आ गए। तो लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड मैचुरेशन, अगेन ये प्याजे का कॉन्सेप्ट है, तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, भाषा और संस्कृति पर फोकस किया है। ये एक क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन ऐसा आना ही है, चाहे वो स्टीरियोटाइप के नाम पे आए। जेंडर इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 सेकंड देकर के ट्रांसलेट कर लीजिएगा पेपर में, ऑनलाइन पेपर में आप देख पाएंगे हिंदी में। तो अगर जेंडर लिखा हुआ है इंग्लिश में और अगर सेक्स लिखा हुआ है तो आंसर चेंज हो जाएगा। सेक्स लिखा हो तो आप कहेंगे सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, हम बायोलॉजिकली जैसे बने हैं, मेल हैं, फीमेल हैं बेसिकली, तो वो सेक्सुअल एस्पेक्ट हो गया। अगर जेंडर की बात करें तो ये समाज ने बनाया है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है भाई, खाना पुरुष भी बना सकते हैं, महिलाएं भी बना सकती हैं, कोई भी बना सकता है। तो जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है,
जेंडर सामाजिक संरचना है। वहीं अगर हम बात करें सेक्स की तो ये एक जैविक संरचना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी में दोनों को लिंग ही लिखता है, तो कोशिश कीजिएगा हिंदी में जरूर पढ़ लें, यहां तो जेंडर दिया हुआ है। ठीक, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। आपके सिलेबस में भी गिवन है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज ने बनाया है। जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं, बाल रख रहे हैं, ये सब सामाजिक संरचना है, जेंडर के पार्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। नीता की बात हो रही है। नीता देखिए, आपकी कोई सहेली तो नहीं है नीता। नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, यानी नीता जो है वो पहचान पाती है और क्लासिफाई कर पाती है ना, वर्गीकृत कर पाती हैं सभी वेराइटीज को एनिमल्स की, कि भैया ये डॉग में आएगा, है ना, ये डॉग है, ये काऊ है, ये है, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में बांट पाती है जब वो एनिमल्स को देखती है। कौन? नीता एक बच्ची है। ठीक है जी। एनिमल्स, प्लांट्स की भी भैया ऐसी जानकारी है उसको कि ये वाला प्लांट ये है, ये वाला प्लांट ये है, इसको पानी चाहिए होता है, इसको नहीं चाहिए होता है, इसको इंडोर में रखते हैं, इसको आउटडोर में रखते हैं। मेटल्स की क्वालिटी, मिनरल्स की क्वालिटी, मतलब ये सारी चीजें कहां पाई जाती है? नेचर में पाई जाती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, मेटल्स हो, मिनरल्स हो, है ना। तो ये सब कहां है भैया? नेचर में है। तो नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको पहचानने में नीता इंटेलिजेंट है। तो एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, भाई हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया कि लोग कई प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुद्धि का मतलब ये है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो सिर्फ मैथ्स में अच्छे हैं तो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज नहीं होंगे। ये कह रहे हैं कोई बोलने में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई गार्डनिंग में यानी अपने नेचर को, प्रकृति को समझने में अच्छा हो सकता है, कोई लोगों को समझने में अच्छा हो सकता है, जो कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस शी डिमॉन्स्ट्रेटिंग, यानी बुद्धि का प्रदर्शन, किस बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? यदि बच्ची धातुओं को, खनिजों को, जानवरों को, पौधों को वर्गीकृत कर सकती है, यानी नेचर में जो भी चीजें हैं उनको समझ पाती है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि है। ये गार्डनर्स में, फार्मर्स में, जो बॉटनिस्ट वगैरह हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए, खैर होते ना कुछ लोगों को बड़ा शौक है, हमारी एक आंटी हैं उनको बहुत शौक है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे इसको। इंटरपर्सनल, ये लोगों के साथ डील करने में। लिंग्विस्टिक, जिसकी भाषा पे पकड़ हो, कोई नेता भी हो सकते हैं ये, अदरवाइज जो लिंग्विस्ट होते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, भाषा का प्रयोग करने वाले, इवन टीचर्स में भी कई बार पाई जा सकती है। इंट्रापर्सनल होती है खुद को जानने वाली बुद्धि, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फिलोसोफर टाइप लोगों में मिलेगी इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और समझेंगे। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने के लिए, इन हर क्लास अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड, भाई व्यक्तिगत विभिन्नता है मतलब कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, अगर हम सब सेम होते तो रोबोट्स बन जाते। तो हमारी इंटरेस्ट में, हमारी रुचियों में सेम लोगों को दो गाने भी नहीं पसंद, मतलब सेम गाना भी सबको पसंद हो जरूरी तो नहीं है ना। आप देखते हैं किसी का फेवरेट एक्टर कोई और है, किसी का फेवरेट स्पोर्ट कोई और है, किसी का मन किसी चीज में ज्यादा लगता है, किसी का नहीं भी लगता है। तो हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, चाहे वो हमारे रंग रूप में हो, हमारी रुचियों में हो, यानी हमारे इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कलर, शेप, साइज, हम सभी में विभिन्नता पाई जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक, तो अगर हम कहें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए, जब अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो पढ़ाएंगे भी अलग अलग तरह से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एवरीवन, और पनिशमेंट दे दो जो ना माने। तो सबके लिए सेम रूल, सबके लिए सेम एग्जाम्पल कैसे चलेगा? जब बच्चे अलग हैं उनके लिए चीजें भी अलग होनी चाहिए सिखाने की, है ना। तो सेम रूल से क्या होगा? ये रिजिडिटी है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है बच्चे के लिए, जहां बच्चा खुश हो वो ऑप्शन बढ़िया है। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी सबके लिए पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है। कोई बच्चा अपनी बात को ओरली समझाने में बहुत अच्छा हो, पेपर पेंसिल में वो ना कर पाता हो, तो स्टैंडर्डाइज नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमें यहाँ पे, या डिफरेंशिएटेड चाहिए। हैव यूनिफॉर्म करिकुलम, डिफरेंशिएटेड करिकुलम चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म होती है जैसे स्कूल में आप सब एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं ना, तो अगर सबके लिए करिकुलम सेम है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें शामिल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स शामिल नहीं है। अगर आप ईवीएस पढ़ेंगे, अभी हम करने वाले हैं, तो ईवीएस में भी आप देखते हैं एक चैप्टर है फार्मर्स पे, दूसरा चैप्टर है स्पेस की बात हो रही है वहां पे, तीसरा चैप्टर है कोई माउंटेन चढ़ रहा है। तो ये क्या है? विभिन्नता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल हैं। तो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए करिकुलम, सबके लिए एक जैसा या बिल्कुल सेम तरह की चीजें नहीं होंगी। डी ऑप्शन ही बचता है, यही सही होगा। प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। कभी किसी को आप फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कभी बच्चों को आप स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं, कभी बच्चों को आप क्लास में Q&A या डिस्कशन चल रहा है, कभी आप लेक्चर दे रहे हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। डाइवर्स बच्चे हैं तो डाइवर्स तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर रहे हैं आप। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 8 ईयर ओल्ड रोहित, 8 साल का बच्चा है रोहित,
रीजंस, एज पे फोकस कीजिएगा। रीजंस स्टीलिंग इज wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others। भैया स्टीलिंग बुरी क्यों है, चोरी करना बुरी बात क्यों है? क्योंकि दूसरे उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर घर में पता लगा, भाई बहन को पता लगा, दोस्तों को पता लगा, तो कहेंगे तुम आज से मेरे दोस्त नहीं, तुम तो चोर हो यार, चोर को कौन दोस्त बनाता है ना? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप चोरी करेंगे तो चोरी करना किस लिए बुरी बात है? इसलिए नहीं कि किसी की सामान, किसी का या किसी का कोई भी चीज आपने बिना बताए उससे ले लिया, ये गलत बात है या नहीं करना चाहिए। किसी सामने वाले के मतलब चॉइस का हम ध्यान रखें या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग क्या है? चोरी करना इसलिए बुरी बात है क्योंकि दूसरे रिजेक्ट कर देंगे। अगर बच्चा चोरी करके लाए और माँ बाप कहें अरे वाह शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वो चोरी करना उसके लिए सही हो जाएगा इस स्टेज में, 8 साल की उम्र में। तो रीजन क्या दिया है? रिजेक्शन हो जाएगा, दूसरे रिजेक्ट कर देंगे। कौन सी स्टेज है ये? मतलब अप्रूव नहीं करेंगे, अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। ये वही वाली बात है, मान लीजिए बच्चे कई बार होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। तो या बच्चा मान लो चोरी करके लाया और मम्मी ने कहा बात मत करियो, आज से मेरा बच्चा नहीं है तू, है ना? तो अब बच्चा नहीं है, मम्मी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, मैं तेरी मम्मी नहीं हूं आज से। चोरी तो खैर बड़ी बात हो गई, छोटी छोटी चीजों पे भी हो जाता है ऐसा। तो अब बच्चा परेशान है, वो अगली बार वो चीज नहीं करेगा, उसके लिए वो गलत हो गया क्योंकि मम्मी कह देती है मैं तेरी मम्मी नहीं हूं, तू मेरा बच्चा नहीं है, खत्म, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आता है कि माँ बाप या आसपास वाले आपको अप्रूव करेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो लोग आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की सुनने के लिए आप ये करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है क्योंकि ये स्टेजेस हैं। धीरे धीरे एज के साथ मॉरलिटी के रीजंस चेंज होते रहते हैं। ठीक। पनिशमेंट एंड डिसओबीडियंस, ये होता है कि आप दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दंड मिलेगा इसलिए आप आज्ञा मान रहे हैं, अदरवाइज आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना? सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये होता है समाज में नियम बने रहें। ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि भाई समाज में अगर सब नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, और समाज में एक ऑर्डर बना रहे उसलिए मान रहे हैं आप। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो हाईएस्ट लेवल हो गया, 6th लेवल हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कौन सी स्टेज है? ये 3rd स्टेज है, 2nd लेवल की, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्तर की पहली स्टेज। और वैसे देखें तो 3rd स्टेज। टोटल 6 स्टेजेस दी हैं कोहलबर्ग ने और 3 स्तर दिए हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ये सारी थियरीज यूट्यूब पे कराई हुई हैं, फिर से कराऊंगी मैं, कल प्लान शेयर करूंगी आपके साथ। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, यानी बच्चों के काम का कलेक्शन। आपने एक फाइल में कलेक्ट करके रखा है कि बच्चे ने ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, ये ड्रॉ बहुत अच्छा करता है, ये स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, उस दिन छक्का लगाया था, उस दिन ये किया था। एक फाइल बनाई हुई है आपने बच्चे के काम की, कलेक्शन ऑफ वर्क की, उसकी अचीवमेंट्स की, ऑन अ वेराइटी ऑफ टास्क थ्रू आउट दी मेंट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ताकि आपको पता लगे कि बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो हर बच्चे के लिए एक फाइल बनाई हुई है ना? इसको रूब्रिक कहेंगे। रूब्रिक होता है एक पैमाना, एक सेट स्टैंडर्ड कि इतने क्वेश्चंस हार्ड होंगे, इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के क्वेश्चन डाले जाएंगे। रूब्रिक एक पैमाना है, ये कोई फाइल कलेक्शन वाला काम नहीं है। और इसको सिर्फ फाइल तो नहीं कहेंगे, ऐसी तो फिर और भी फाइल्स हो सकती हैं। डेटा शीट, सिर्फ डेटा भरा हुआ है उसमें, इतने % ये वो नहीं, यहाँ पे पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो ये पोर्टफोलियो है जिसमें कलेक्शन होता है, प्रोग्रेसिव कलेक्शन होगा, आपके रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाएगी जो भी बच्चे के अचीवमेंट्स हैं। जैसे आप आजकल लोग एक्टर एक्ट्रेस बनते हैं या मॉडलिंग में जाते हैं तो एक पोर्टफोलियो तैयार होता है, सुंदर सुंदर फोटोज की आपने एक फाइल बनवाई हुई है। उसी तरह से बच्चे के अच्छे कर्मों की पूरा जो भी उसका काला चिट्ठा है, कच्चा चिट्ठा है, व्हाटएवर, अच्छी चीजें बुरी चीजें जो भी है उसमें रखेंगे। बुरी तो नहीं रखते खैर। चलिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल, यानी एक प्रगतिशील विद्यालय, किसने? जॉन डुई ने स्थापना की थी। जॉन डीवी कह देते हैं इनको हिंदी में हम। तो जॉन डुई ने शिकागो में इन स्कूल्स को, प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स भी कहा गया, पेपर में पूछा जा चुका है, लैब ही कहेंगे हिंदी में भी, लैब स्कूल्स भी कहा गया। शिकागो में इन्होंने स्थापना की, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की, बच्चे को एक्टिव रखने की, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ इन्होंने स्कूल्स खोले थे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की इन्होंने बात की। ये सीसी अपने आप में, सीसी का मतलब वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, कंफ्यूज मत हो जाना इससे। ठीक। तो बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बढ़िया होगा। इन्होंने कहा लर्निंग क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है ना? सोशल है और बच्चा जहां एक्टिव हो, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो एक्टिव एक्सप्लोरर्स माना है बच्चे को, सक्रिय अन्वेषक माना है जहां वो एक्टिविटी करेंगे। फॉलोअर्स नहीं, एक्सप्लोरर्स। फॉलोअर होता है एक्टिवली आप फॉलो कर रहे हैं, आपके गुरुजी ने यानी किसी ने कुछ कह दिया और आप वही मान रहे हैं, है ना? पैसिव फॉलोअर, चुपचाप से फॉलो कर रहे हैं। एक्सप्लोरर्स नहीं, एक्टिव एक्सप्लोरर है बच्चा, नन्हे वैज्ञानिक के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। हालांकि नन्हे वैज्ञानिक एग्जैक्ट जो टर्म में कहा वो पियाजे ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लुएंसी क्या है? बहुत सारे आइडियाज, कोई प्रॉब्लम आपको बताए या किसी चीज पे सोचने को कहे, आप डिफरेंट तरीके, सैकड़ों तरीके बता देना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इलेबोरेशन क्या, आप डिटेल में उसको समझा देते हैं चीजें निकाल करके। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक तरीका काम नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा। ये किसके गुण हैं? ये क्रिएटिविटी के गुण हैं, है ना। ये रचनात्मकता के गुण है, सृजनात्मकता के गुण है। रचनात्मकता क्या होती है? कुछ नया, कुछ ओरिजिनल करने की क्षमता, कुछ नोवल करने की क्षमता, नोवेल्टी या फिर ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, अब सारी चिंतन होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, है ना। ये सारे वर्ड याद रखने हैं। लेटरल थिंकिंग भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेटरल थिंकिंग मतलब लीक से हटके सोचना, ठीक। तो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए, क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स होते हैं, FFOE। FFOE क्या है? फ्लुएंसी यानी नंबर ऑफ आइडियाज फ्लुएंटली आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है, एक तरीका काम नहीं किया, दूसरा नहीं तो तीसरा। ओरिजिनलिटी यानी कॉपीड नहीं होता, अपना खुद का ओरिजिनल मौलिक चिंतन होता है। इलेबोरेशन, इस चीज को इलेबोरेट कर पाएंगे आप। तो ये 4 विशेषताएं हैं, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो वो ऑपोजिट हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, तो फिर कहां से फ्लेक्सिबिलिटी बची। एक्सटर्नल मोटिवेशन, अगेन ये क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए कुछ नया बनाने में, अब कोई बाहर से मोटिवेट ना भी करे, है ना। भाई आज आप देख रहे हैं इतनी क्षमता में, अब से जब 6 साल पहले ये चैनल शुरू हुआ था तो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ा ना थी, है ना, कि बच्चे थोड़ा ना बढ़ाते हैं। लोगों ने ये भी बोला अरे 19 साल के बच्चे को 21 साल के बच्चे को क्या पता होता है ना। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन पे क्रिएटिविटी काम नहीं करती, वो तो 50 बार फेल हो गए, एक बार कोई ओरिजिनल चीज निकल के आएगी। फंक्शनल फिक्सनेस की जब हम बात करें तो ये कि सिर्फ एक ही तरीके से आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी खराब है, इससे क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी निकल के। अगर आप एक ही तरीके से ट्राई करेंगे तो कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी, किसके अनुसार? जेपी गिलफर्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है आपका सीटेट में। समावेशी शिक्षा, और ये हर जगह आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जहां इंक्लूजन ना पूछा जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सभी बच्चों को एक छत के नीचे रेगुलर स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं किसी बच्चे को देखने में समस्या है तो हम उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दें, है ना। अलग थलग नहीं करना, सेक्लूड नहीं करना। सेक्लूजन या सेग्रीगेशन, अलगाव जो है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति हम सभी को, धूप सबको बराबर मिलती है, हवा सबको बराबर मिलती है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई चल नहीं सकता तो इसको धूप कम लगेगी और आपको ज्यादा लग जाएगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इंक्लूजन है। तो जैसे नेचर, मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, वो हमें भेदभाव नहीं करती, वैसे ही आपको भी बच्चों को, सारे बच्चों को एक साथ सिखाना है। सेग्रीगेट नहीं करना बच्चों को, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड। फ्लेक्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी की जरूरत होगी, बात तो सही। आधारभूत अभिगम्यता यानी आपको अपने स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत है, स्कूल के सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है कि आप स्कूल में क्या करें। सीढ़ियां हैं तो हर बच्चा तो सीढ़ी से चढ़ के नहीं जा पाएगा, जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, जो बैसाखी का इस्तेमाल करता है, वो कैसे चढ़ के जाएगा। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करके क्या बनवाया, रैंप बनवा दिए स्कूल पे। रैंप याद है ना, वैष्णो देवी गए होंगे, वहां पे रैंप्स हैं, सीढ़ियां नहीं है वो, तो एक नॉर्मल बच्चा भी चढ़ के जा पाएगा और एक व्हील चेयर भी जा पाएगी वहां पे, या बैसाखी वाला बच्चा भी जा पाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा तब जाके इंक्लूजन पॉसिबल है। ऑर्थोपेडिक बच्चों की बात की है, ऑर्थोपेडिक वो होते हैं जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। रिजिड एटीट्यूड से चलेगा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना नेगेटिव है। प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल स्कूल की बात इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करती, ये कह रही है एक ही स्कूल में पढ़ाओ सबको, स्पेशल बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज, यानी डिसलेक्सिया जो है पठन वैफल्य, ठीक। ये पठन वैकल्य या वैफल्य जो है यानी पढ़ने में विफलता है, सिंपल सा मतलब है। पठन वैकल्य का मतलब क्या है, भाई पढ़ने में दिक्कत है, तो ये डिसलेक्सिया किसके अंडर आएगा ये पूछा है। आपका कोर्स लेना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। मुकेश ऐप पे जा सकते हो, करियर विल ऐप पे। कितने लोग हम जुड़े हुए हैं आज तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, लगभग 14,000 लोग। चलिए, तो लाइक शेयर करने में आज क्या समस्या आ रही है, मतलब 17 है। अच्छा, आज मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ से। खैर आप जवाब दीजिए इसका, दिखाइए जरा, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं आज क्या चल रहा है। 1 मिनट रुकिएगा बस, कल से थोड़ा प्लान चेंज कर देंगे और कल से पढ़ाई थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं बचा है, 1 महीना भी पूरा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाई करने वाले हैं। चलिएगा, डिसलेक्सिया किस कैटेगरी के अंदर आएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स,
माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, देखिए याद रखिएगा, डिसलेक्सिया वाला बच्चा मेंटली रिटार्डेड नहीं होता, बस आपको उसको सिखाना है डिफरेंट तरीके से, उसके आईक्यू में कमी नहीं है। स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर्स, ये साइको सोशल नहीं है कि सामाजिक समस्या है कोई या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी होती ही नहीं है डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, पता ही नहीं लगेगा आपको, उसको ना कोई हाथों में दिक्कत है ना उसको कहीं आपको देख के पता लगेगा। याद कीजिए वो मूवी तारे जमीन पर, उस बच्चे की जान खा के रखी हुई थी घर वालों ने, स्कूल वालों ने, दोस्तों ने, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था, सबको लग रहा था कि ये तो ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई पे, कि तो लापरवाह है, जबकि उसको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, वो लिख ही नहीं पा रहा, उसको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ए बनाते हैं ऐसे, उसको ए तो ऐसे दिख रहा है, अब जो पढ़ेगा गलत वो लिखेगा गलत। तो इनकी वायरिंग में ब्रेन की कुछ दिक्कत होती है, बाकी ऐसा नहीं होता कि इनकी बुद्धि के स्तर में कमी है या कुछ और बाहर कोई प्रॉब्लम है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडीज बोलते हैं इनको, अधिगम विकारों का बहुक्रम, यानी ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कई सारी होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड, डिसलेक्सिया तो हमने पढ़ ही लिया है अभी, डिस्प्रैक्सिया होता है चलने फिरने से रिलेटेड। तो ऐसी कई सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, यानी जो अधिगम में विकार डालती हैं, अधिगम विकार कहते हैं इनको। और ये जो वर्ड है वो 1960s में किसने दिया था, याद करो फटाफट से, जल्दी बताओ, मेरे दिमाग से निकल गया। लो, लर्निंग डिसेबिलिटी आपका दिया था बहुत सारी जगह अपने दिमाग में, बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट करके खुद ही बता दो, इससे पहले कि मुझे याद है आप ही बताओ। लर्निंग डिसेबिलिटी पता नहीं कितनी जगह दिमाग डिवाइडेड रहता है, बताओ। सैमुअल किर्क ने, याद आ गया, सैमुअल किर्क सैमुअल किर्क 1960s में इन्होंने दिया था। देखो किसी ने लिखा है कि नहीं अभी तक, यहाँ पे तो लेट आ रहा है ना कमेंट, लिखा है किसी ने, यस सैमुअल किर्क, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, तादीब, साक्षी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सैमुअल किर्क। ठीक, तो सैमुअल किर्क ने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटीज को। इसमें कई सारी समस्याएं आपकी आ सकती हैं, जैसे लिखने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, बटन लगाने से रिलेटेड, मोटर स्किल्स वगैरह भी। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। नॉट समावेशी मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे बच्चे को कोई समस्या हो नहीं हो, सभी के लिए। गिफ्टेड बच्चा भी एक ही सिस्टम में पढ़े और नॉर्मल या स्पेशल बच्चा भी जिसको कोई समस्या है, यानी हर किसी के लिए शिक्षा के सिद्धांत के खिलाफ है। जब नॉट लिखा होगा 3 इडियट वाले कान खड़े करेंगे, सीरियसली ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन इजी होगा बट आपको घुमा देगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। देखो प्रिंसिपल पे आधारित होती है, इक्विटी के, समता के, है ना। अभी जैसे हम कल देख रहे थे, सीटेट ने कहा भैया 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उन बच्चों को जो जिनको कोई भी दिक्कत है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है। अब कोई कहे जो हमें तो नहीं मिल रहे 50 मिनट, इनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, तो किस इक्वालिटी के माध्यम से? नहीं, इक्वालिटी तो ये हो गई सबको बराबर टाइम दे दो, अब किसी को समस्या है उसको भी बराबर दोगे तो उसके साथ तो आपने जागती कर दी, मतलब खराब किया। तो ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीड को समझ रहे हैं हम बच्चे की। ठीक, तो इक्विटी का प्रिंसिपल तो सही है। यहाँ पे नॉट पूछा, गलत क्या है? सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, ये बात आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। नॉट जब भी लिखा है और नेगेटिव बात पूछ रहा है, यानी सेग्रीगेशन, पृथकीकरण, और लेबल लगा दो, अरे ये तो फलाना है, आप किसी बच्चे को अंधा कह रहे हैं, किसी बच्चे को कुछ और कह रहे हैं, मतलब ऐसे लेबल करके आप शब्दों को यूज कर रहे हैं, तो वो खराब है। सेग्रीगेशन क्या है? अलग, अलगाव, इनको अलग स्कूल में पढ़ाओ, है ना, जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर हैं, उनको कहीं और ले जाओ, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये सेग्रीगेशन है। और सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इंक्लूसिविटी का जस्ट ऑपोजिट है सेग्रीगेशन, ये याद रखिएगा। जब भी इंक्लूसिव की बात हो और नॉट लिखा है तो सेग्रीगेशन सही है, और नॉर्मल केस में सेग्रीगेशन बिल्कुल दूर भाग जाएगा जहां सेग्रीगेशन दिखे और इंक्लूसिव एजुकेशन लिखा हो। ठीक, सिस्टमैटिक अडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, यानी हम विभिन्नता में एकता की बात कर पाए। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चे अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है, क्या बात है, सभी अलग है, वैसे भी कौन से सब सेम है, किसी को देखने में समस्या है, किसी को किसी और चीज में समस्या होगी, नॉर्मल बातें हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। वाह वाह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखते हैं। असर्शन, यानी ये नए तरह के क्वेश्चन है इस बार सीटेट में, खूब पूछे हैं भर भर के। और कथन, एक कथन दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया और उसका तर्क और कारण दिया है। अब आपको ये देखना है ये कथन सही है, अगर ये कथन सही है तो क्या इसका कारण सही है, ये रीजन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। तो ये 4 ही प्रोबेबिलिटी इसमें बनती हैं जो चारों आपके सामने लिखी होती हैं। तो पहले तो हमें कथन पढ़ना है कि क्या ये सही है। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दी पॉटर फैमिली कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर, यानी वो बच्चे जो कुम्हार समुदाय से संबंधित हैं, जिन्होंने वो बर्तन के आकार को बचपन से बनते हुए देखा है, तो उनको जो क्वांटिटी ऑफ मास होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा नंबर से।
उनको शेप और साइज जल्दी समझ में आ रहा है तो मास का कंजर्वेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो घर में होते हुए देखिए एनवायरमेंट में चीज है बच्चे के। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो रिसोर्स का काम कर रहा है, संसाधन के रूप में, ये ट्रू है। ठीक, रीजन क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो अधिगम और विकास हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पनपते हैं या बेहतर होते हैं, विकसित होते हैं। भाई जिस समाज और संस्कृति से आप आ रहे हैं उसका प्रभाव आपकी लर्निंग पे, आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कारपेंटर जहां पे है, किसी की फैमिली में कोई कारपेंटर है, तो उसको वो शेप साइज देना लकड़ी को, या वो डिफरेंट तरीके से देखेगा चीजों। किसी के घर में मान लीजिए दुकान है तो उसकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष है, जिस परिपेक्ष से हम आ रहे हैं, वो हमारी लर्निंग को और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही बातें सही हैं, ट्रू है, यानी जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, यानी जो रीजन है, तर्क है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, जो कि अपने आप में स्टेटमेंट है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, किसी और पे जाने का पॉइंट ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है When students learn a behavior through observation, जब बच्चे कोई व्यवहार सीखते हैं कैसे? ऑब्जर्व करके, देख करके, है ना। मान लीजिए बच्चे ने आपको कुछ करते हुए देखा, मम्मी खाना बना रही है, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, दादाजी कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं, मान लीजिए बच्चे ने ऑब्जर्व किया। तो जब बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस दैट दे मस्ट, मतलब कि पहला स्टेप क्या है? ये नई वॉच हमने ले ली, अभी ये हमें परेशान कर देगी नोटिफिकेशन दे दे के। मॉम का कॉल आ रहा है। देखिएगा, शायद तेरे सोने का टाइम हो गया, सुबह स्कूल है। बताओ फटाफट। अगर हम बात करें जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो सबसे पहला चरण क्या है? याद कीजिए किसको? एल्बर्ट बेंड्यूरा को। एल्बर्ट बेंड्यूरा को याद कीजिए। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, इससे एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में, है ना। अभी जल्दी ही हम एक दिन थियोरी क्लास रखेंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्व करके देख के सीखना। ठीक, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ये छोटी छोटी बातें जो आप साथ में याद रखेंगे। इनकी थियोरी को सोशल लर्निंग थियोरी, SLT कहा जाता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। व्यक्ति है बेंड्यूरा, है ना, बेंड्यूरा। और इसमें 4 स्टेप की प्रोसेस होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। मॉडलिंग की प्रोसेस कहते हैं उसको, कि मॉडल ऐसे होता है आपका बिहेवियर, उसको ऐसे शेप दी जाती है। वो 4 स्टेप कौन से हैं? ARPR से मैंने आपको याद कराया हुआ है, ARPR। तो फर्स्ट स्टेप पूछा है, फर्स्ट है अटेंशन, यानी अवधान। अगर आप ऑब्जर्व करते समय अटेंटिव ही नहीं है तो आपको याद ही नहीं रहेगा किसने कैसे की थी कोई चीज। भाई अगर आपने दादाजी को पानी देते हुए ऑब्जर्व किया, अटेंशन पे की, अगर आपकी अटेंशन ही नहीं गई तो आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और अटेंटिव नहीं है, सीखेंगे नहीं, ऑब्जर्व करके भी नहीं सीख पाएंगे अगर अटेंटिव नहीं है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में सबसे पहला स्टेप होता है अटेंशन का, अवधान का। आपका ध्यान तो हो कि मम्मी ने गोल रोटी बनाई कैसे थी, ठीक है ना। दूसरी चीज है रिटेंशन, आपके दिमाग में ये चीज टिके। फिर होता है प्रोडक्शन, आप खुद करके देखते हैं। भारत का नक्शा बन सकता है रोटी बनाते समय, बट आपने अटेंशन और रिटेंशन ठीक से हुआ होगा तो थोड़ी थोड़ी ठीक रोटी आपकी बन जाएगी। प्रोडक्शन यानी उत्पादन आपने खुद किया, फिर रीइंफोर्समेंट मिलेगा आपको, मोटिवेशन भी कह देते हैं इस 4th स्टेप को, यानी पुनर्बलन मिलेगा आपको। कोई कहेगा शाबाश बेटा अगली बार और अच्छा करना। तो इन 4 स्टेप में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, देख के सीखता है बच्चा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ठीक, तो इसमें सबसे, ये तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, अगर आपने थियरी नहीं भी पढ़ी होती तब भी आपको पता होता कि जो बिहेवियर है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जब आप अवलोकन के थ्रू सीखते हैं तो पहला स्टेप आपकी अटेंशन वहां होनी चाहिए। तो रिमेंबर द एक्शंस ऑफ द मॉडल, तो रिमेंबरिंग तो सेकंड स्टेप है ना भाई। ARPR में रिमेंबरिंग का मतलब क्या है? रिटेंशन, दिमाग में टिक गई आपकी कोई बात, नंबर याद किया था, वो रिटेंशन रह गई, तो ये तो सेकेंड स्टेप है। पे अटेंशन टू द मॉडल, ये फर्स्ट स्टेप है कि प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। जो मॉडल है, मॉडल मतलब जो भी काम वहां किया जा रहा है उस पर पहले आप अटेंटिव होंगे। असेसमेंट लास्ट में आएगा। रिपीट एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, ये प्रोडक्शन थर्ड स्टेप है। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द ओनली आंसर, या सही ऑप्शन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और 7-8 सवाल हैं। अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर एज, यानी अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, जब आप पोल में जवाब देते हैं, अब देखिए इसका आंसर कितने % सही है, बता एक बार। देखा अभी तक तो आया ही नहीं मेरे ख्याल में। हाँ, तो अभी जैसे आप पोल में जवाब कर रहे हैं, दिखा ना, पोल में आप जवाब दे रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है, और मुझे पता लगा कि 70% लोगों ने गलत आंसर दिया, तो आइडिया तो लग जाएगा ना कि आपकी गलती कहां हो रही है, आप सोच कैसे रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे हैं, मतलब आपके समझने में कोई दिक्कत है।
इससे पता लग जाएगा। तो गलतियों से क्या है, पता लगेगा कि बच्चा सोचता कैसे है। गलतियां क्या है, विंडो है, एक खिड़की के जैसी है बच्चे की थिंकिंग में। अदरवाइज तो आप बच्चे के अंदर झांक के कैसे देखेंगे उसको समझ में आया कि नहीं। तो जब वो गलती करेगा या फिर आपने उसको कोई काम दिया, टेस्ट लिया, तब तो पता लगेगा कैसे सोचा है। तो शी कैन आइडेंटिफाई वीक एंड ब्राइट लर्नर्स। देखो ये लेबलिंग हो गई, और लेबलिंग बिल्कुल गलत है। आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाएंगे कि ये तो कमजोर है, ये तो ब्राइट है, ये तो इंटेलिजेंट है। गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चालाक या अच्छा बच्चा कहेंगे, किसी को बुरा कहेंगे। गलतियों का मतलब है कि आपको इंप्रूव करना है बच्चे को, और बच्चे को भी अपने आप को। ठीक। शी कैन अंडरस्टैंड द लर्नर्स थ्रू आउट थॉट प्रोसेस, यानी वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। टीचर अगर उसको बच्चों की गलतियों का पता हो कि बच्चे सोचते कैसे, तो अगली बार तरह तरह के एग्जाम्पल देके डिफरेंट मेथड से समझाएगी, अपनी पेडागोजी भी अच्छी कर सकती है। कौन? टीचर। सी ऑप्शन है, शी कैन इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द लर्नर्स केयरलेसनेस। भैया बच्चे की गलतियों मतलब ये थोड़ी केयरलेस ही है कि बच्चे में कमी हमें निकालनी नहीं है पेडागोजी में, ये तो पहला उसूल है हमारा। डी ऑप्शन है, शी कैन सेग्रीगेट। ये वर्ड ही नेगेटिव है, सेग्रीगेशन, रैंक, लेबलिंग, बच्चों को अलग थलग कर देगी, यार तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं करना आपको। तो अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है गलतियों से, और गलतियां इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसकी बात हो रही है? एनईपी की बात हो रही है। इस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, आपने ना देखी हो प्लीज देख लीजिएगा। 1-1.5 घंटे का सेशन है, उसमें क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लर्निंग कैसी होनी चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? जहां बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, है ना, उसका मस्तिष्क, उसका दिल, उसका शरीर सब विकसित हो सके। विकास के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार केटर हो सके। बोल सही दो भाई शौर्य, आज तो तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही है? तू इतने दिन से आया नहीं ना, नाराज है लोग तेरे से, इसलिए कह रहे हैं ऐसी बातें। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बताइए? कंटेंट ओरिएंटेड यानी सिलेबस, विषय वस्तु अभिमुखी, तो फिर तो रटवाएंगे आप। एक्टिविटी कहां हो रही है ये? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अगेन आप रटवाने की बात कर रहे हैं, ये तो रोट लर्निंग हो गई। एक्सपीरियंशियल यानी प्रयोगात्मक, जहां बच्चा एक्सपेरिमेंट करे, अनुभवजन्य, जहां पे वो अनुभव ले सके, जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सके। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? यहाँ है। कोई भी पॉलिसी बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेगी, तो बिल्कुल प्रयोगात्मक यानी एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। बिहेवियरिस्टिक तो भैया यहाँ पे कंडीशनिंग की बात करते हैं। बिहेवियरिस्ट कि भैया बार बार आदत डलवाओ, रिपीट कराओ किसी चीज को, और उसकी हो जाएगी आदत, कंडीशनिंग हो जाएगी, काम खत्म। या रिवॉर्ड पनिशमेंट पे फोकस करेंगे। तो सी ऑप्शन यानी एक्सपीरियंशियल, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, प्रयोग कर सके, एक्सप्लोर कर सके, अन्वेषण कर सके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। शी इज यूजिंग डैश स्ट्रेटेजी टू कोप विद एंग्जाइटी। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। आप लोग भी जाते होंगे ना कई बार पेपर देने, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे सांस दो, रामदेव जी याद आ जाते होंगे कई लोगों को। तो ये क्या प्रैक्टिस कर रही है? डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, हमारे थोड़ा जो हार्ट रेट है, एंग्जाइटी है, वो कंट्रोल होगी कुछ हद तक। ठीक है ना? मिथुन कह रहे हैं मुझे रख लो पोल के लिए, इतनी रात को आओगे जाओगे, फिर सीटेट का पेपर कौन देगा सरकार? परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए कौन सी तकनीक है? बताइए कौन सी तकनीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो ऐसा थोड़ी कुछ कर रही है कि प्रॉब्लम है कोई, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है कुछ करके, है ना। अवॉइडेंस, अवॉइड कहां कर रही है? डिनायल, डिनायल तो होता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो डरी हुई नहीं हूं, ये है डिनायल। ठीक। इमोशन मैनेजमेंट है, ये इमोशनल मैनेजमेंट है, भावनात्मक नियमन है कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने श्वास को कंट्रोल करके या थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। तो इमोशंस क्योंकि इतने ज्यादा हावी हैं पेपर के टाइम पे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो वो एक एक्टिविटी कर रही है जिससे इमोशंस कंट्रोल में आ सके, है ना, कि आप कुछ और सोच सकें। यही सब तो हो सकता है कि इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाए, अवेयर हो पाए उनके प्रति, नहीं तो रोने लग जाए वहां, उससे क्या होगा फिर। तो इमोशनल मैनेजमेंट है ये, और आप करके देखेंगे ये 2-4 बार तो अंतर पड़ता है इससे, क्योंकि आपका जो ब्रीदिंग, जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंग्शियस आप फील करेंगे, तो 2-4 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अपने आप इमोशनली हल्का सा अच्छा महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन लगा था सबको याद होगा, 2 साल पहले की बात है, 2020 में खूब पढ़ाई करते थे हम। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, रोहिणी लाइक्स टू रीड द स्टोरी बुक्स हर एल्डर सिस्टर हैड विदाउट एनी प्रमोटिंग
फ्रॉम एनीबडी रोहिणी इज, यानी जब कोविड-19 की महामारी आई, पेंडेमिक आया, लॉकडाउन के समय क्या हुआ, रोहिणी एक बच्ची है जो अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ रही है, और बड़ी बहन ने कहा भी नहीं है, वो बड़ी बहन खुद नहीं पढ़ रही है अपनी किताबें, लेकिन ये छोटी बहन पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको मजा आता है, इंटरेस्ट है ना। तो इस केस में क्या है, इंटरेस्ट। इसका रीजन कहीं बाहर है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नंबर आएंगे, कुछ नहीं है, उसकी तो किताबें भी नहीं है, अंदर रीजन है। रीजन अगर अंदर हो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिसका रीजन बाहर ना हो। स्व प्रेरित अधिगमकर्ता, बच्ची को सच में इंटरेस्ट है किसी चीज को करने में, इसलिए कर रही है ना। हम यहाँ जुड़े हुए हैं किस लिए? क्योंकि सच में मजा आता है सिखाने में, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, दूसरा बचा ही नहीं है। दिसंबर 2021 में 122 आया था, बहुत बढ़िया कृष्णा कह रहे हैं, आपकी वजह से, आप लोग की मेहनत है यार। देखिए, कॉम्पिटिटिव लर्नर, किसी से कॉम्पीट तो कर ही नहीं रही। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्नर, यानी प्रदर्शन के नंबर 1 आने के चक्कर में, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। एक्सट्रिंसिकली, बाहर तो कोई एक्सटर्नल रीजन ही नहीं है कि पढ़ के कोई लड्डू मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। इंटरनल मोटिवेशन बेटर होती है एक्सटर्नल से, आंतरिक अभिप्रेरणा इज बेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं, उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने, बेसिकली हम लोग अपने अपने ही घर हैं, है ना। शौर्य जाएगा बस सोने। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस यानी वैकल्पिक अवधारणाएं, जिनका दूसरा नाम नाइव कॉन्सेप्शंस होते हैं, यानी जो बच्चे सहज रूप से बना लेते हैं अपने मन में, एंड मिसकॉन्सेप्शंस, इनको मिसकॉन्सेप्शंस भी कह दिया जाता है। होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं या भ्रांतियां कई बार जो बन जाती हैं कि बच्चों को लग रहा है आप ट्रेन में जा रहे थे, आपने देखा पेड़ साथ साथ चल रहे हैं, आपको लगा पेड़ भी साथ साथ चलते हैं जब ट्रेन चलती है तो, या जहां आप जाते हैं रात को देख रहे हैं आप चंद्रमा हर जगह है। तो जब आप बचपन में होते तो आपको लगता है ये मेरे साथ चल रहा है, तारे मेरे साथ चल रहे हैं, है ना। कि मैं नानी के यहाँ गई तो वहां पे भी तारे हैं, चांद है, और जब मैं अपने घर थी तो वहां पे भी थे, तो ये क्या हुआ, चांद मेरे साथ चल रहा है। ये भ्रांति है भाई, ये कोई साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी है, ये भ्रांति है जो बच्चे के सहज ज्ञान से आई है, जो उसने देखा है, इंट्यूटिव आइडियाज से आई है। एग्जैक्टली सही लिख रहे हैं आप लोग। इनेबिलिटी टू लर्न, ये सीखने की अक्षमता थोड़ी दर्शाती रही है, ये तो दिखा रही है कि बच्चा एटलीस्ट सोच पा रहा है, चाहे वो गलत सोच पा रहा हो, लेकिन उसके मन से तो चीजें आ रही है ना, रीजन तो कर पा रहा है। तो इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बच्चे का सहज ज्ञान है, ये सहज विचार हैं जो नेचुरली उसके अंदर से आ रहे हैं, है ना। बेसलेस नहीं होते, परमानेंट कॉन्सेप्चुअल स्टैग्नेशन नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है धीरे धीरे साइंटिफिक या डिस्कशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस पे हम बच्चों को डांटते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, चारों सही है, एक सही है। Which of the following pedagogical strategies are effective in a primary classroom? यानी प्राथमिक स्तरीय कक्षा में कौन सा एक तरीका, कौन सी एक स्ट्रेटेजी पढ़ाने की, pedagogical मतलब the way you teach, art of teaching, science of teaching is pedagogy। तो पढ़ाने की कौन सी स्ट्रेटेजी सही है प्राइमरी में? प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5, अब ये 8 भी लिखा होता तब भी आपको भले में ही जाना था बच्चे के। कॉन्सेप्ट मैप्स का प्रयोग करना। कॉन्सेप्ट मैप क्या है? आपने प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, एक मैप बनवाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है, ताकि समझने में आसानी हो, कॉम्प्रिहेंशन में आसानी हो। सही बात है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, दुनिया जाती है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? अमूर्त चीज। प्यार के बारे में सोचो, है ना, फिजिक्स के किसी लॉ के बारे में सोचो, अमूर्त। लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे जहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखाते हैं अलग अलग टीचर्स, और वो क्या है, कॉन्क्रीट बना दिया उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। तो हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट समझाते हैं, जो हमारे सामने हो। कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील किया जा सके, उससे जो हमारे सामने नहीं अमूर्त है उसको समझाते हैं। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाया जाता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। तो A to C नहीं, C to A जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तभी आप देखते हैं प्याजे की स्टेजेस में पहले आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बाद में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट वाली अवस्था है। तो ये बेसिक सी बात है, ये गलत हो गया यहाँ पे। प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करें, स्टोरीज और एनेक्डोट्स का यूज करें, यानी किस्से कहानियों का यूज करें, लेकिन ये गलत है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन तो जहां पे भी है उसको हटा देंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फिर तो सीधा आंसर अपने आप ही आ गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर यहाँ नॉट लिखा होता ना तो आंसर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। अ प्राइमरी टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। ये होता था ना पहले, 5 बार लिखो एक चीज को। तो प्राइमरी क्लास में जो कि छोटे बच्चे हैं उनको एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, तो उनको बच्चे को कहा जा रहा है कि बेटा एक काम करो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो ये टेबल, जब जाके याद होगा तुमको। तो ये क्या है? इसको रट्टाफिकेशन कहते हैं, इसको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कहते, है ना। बार बार लिखने को कहा जा रहा है सेम चीज। हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रेपिटेशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट। भैया मीनिंगफुली सिखाया नहीं जा रहा, डिफरेंट चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखाई नहीं जा रही, इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है।
इसका मतलब है रटना, कि समझ में नहीं आ रहा 2 2 जा 4 क्यों है, बस रटना है। तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ। इफेक्टिव सिंस रेपिटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड्स टू इमीडिएट फॉरगेटिंग, कि 5 बार तो करना ही होता है, फलाने बाबा जी ने बताया, ऐसा भी नहीं है। इनफेक्टिव सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट अ सूटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आप डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लाते हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ते हैं। ये तो सीधा सीधा रटना हो गया ना, जब 5 बार आप लिखवाने को कह रहे हैं। बस उपयुक्त तकनीक नहीं है, अच्छी तकनीक इससे ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। इनफेक्टिव सिंस रिहर्सल इज, मार्केट मतलब पेडागोजी में, ये इनफेक्टिव है क्योंकि रिहर्सल कॉम्प्लेक्स होता है और मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रिपीट करना मुश्किल होता है। तो डी ऑप्शन इज नॉट राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक और क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, यानी कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, बताइएगा। पहला है एल्गोरिथम्स, यानी कुछ आप सेट एल्गोरिथम्स होते हैं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है किसी चीज को करने का, है ना। मान लीजिए मोटर सही करनी है तो कुछ एल्गोरिथम्स फॉलो करने होंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, है ना। और अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक्स की, तो ये जुगाड़ होते हैं जो हम घरों में कर लेते हैं। कई लोग पेन को क्लिप की तरह यूज कर लेते हैं बालों में, ये फंडा है, ह्यूरिस्टिक है, जुगाड़ है। ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, यानी बिना समझे बिना बोध के बस रट रहे हैं आप, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। यही हो रहा था लास्ट क्वेश्चन में, जब कहा जा रहा था 5 बार लिखो, तो वो प्रयास और त्रुटि नहीं है, वहां पे आंख बंद करके बिना समझे प्रयास और त्रुटि अगर आप कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो वो फिर गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे नहीं होगी, क्योंकि आप समझ के तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई प्रयास भी तो समझ के करेंगे एटलीस्ट। फंक्शनल फिक्सनेस तो हमेशा याद रखिएगा, ये लर्निंग में बाधा क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है किसी चीज को करने की, यानी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, आज से 10 साल पहले जो प्रॉब्लम आई थी वही तरीका आज भी आप अपना रहे हैं, जबकि दुनिया बदल गई। तो फंक्शनल फिक्सनेस काम की नहीं होती, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाधा या बाधक है ये। तो फर्स्ट और सेकंड यही 2 उत्तर सही हैं। कहां पे हैं ये? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा। पेडागोजी में गलत की संभावना हो जाती है गलती की, अगर आप ठीक से ना पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्योंकि आपको पढ़ के समझना होता है, टू द पॉइंट आंसर नहीं निकलते, समझ के आंसर तक पहुंचना होता है पेडागोजी में, तो थोड़ा सा टाइम आपको ध्यान से पढ़ने पे लगाना है। इटावा की धरती से प्रणाम गुरुजी। अरे सौरभ, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस टाइम पे देश भर से जुड़ के, और सबका ध्यान इतना होता है, सबको याद आती है पढ़ाई अच्छे से करनी है ना। काश आप साल भर ऐसे पढ़ पाते। देखिए खैर कोई बात नहीं, बट एग्जाम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, तो बढ़िया है कि आप अभी भी पढ़ पा रहे हैं। ये आखिरी सवाल है आज के लिए, फिर इसके बाद आप सो जाएंगे या पढ़ाई करेंगे, वो आपकी अपना पर्सनल डिसीजन है। Which one of these activities is not effective, यानी प्रभावशाली नहीं है for making use of previous knowledge of children for further learning। भाई हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को, जो आपको पहले से आता है, ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कुछ नया सिखाते हैं तो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं नई चीजों को कनेक्ट करने में, है ना। जब हम पढ़ाते भी, आपने देखा होगा वो लेसन प्लानिंग, जब पाठ योजना बनाई जाती है तो पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा बच्चों तुमने बादल देखे हैं, अच्छा बारिश को देखा है कभी, अच्छा होती कैसे है। फिर आप चैप्टर पे आते हैं 1 घंटे इधर उधर से उसकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करके कि आज हम इस बारे में जानेंगे, ताकि आपको पता लग जाए बच्चों को पहले से कितना आता है। तो ये रोट मेमोराइजेशन है नहीं, ये तो आप नींव पे बिल्डिंग बना रहे हैं ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, स्कीमा एक्टिवेशन है, क्या है ये? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? नॉट इफेक्टिव लिखा हुआ है, आंसर चेंज हो जाएगा। नॉट इफेक्टिव, हाँ। रोट मेमोराइजेशन में पूर्व ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, रटने में वहां तो बस रटंत विद्या है, आंख बंद करके रटते जाओ, पहले से क्या आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं है, थियरम है, थियरी है, सब रट लो। तो रटने में प्रीवियस नॉलेज का यूज होता ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होगा, जब आप आइडियाज सोच रहे होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, ग्रुप में बैठ के बच्चे और किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं, तो उसमें जो भी उसको पहले से पता होगा वही उससे संबंधित आइडिया आएगा। स्कीमा एक्टिवेशन जी नहीं, स्कीमा क्या है, आपके दिमाग में जो भी एक सिस्टम या पहले से चीजें फीड हैं एक तरह से, वो सारी चीज आपके स्कीमा में है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग ये तो समझने में हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट को लेकर के मैप बना हुआ है, प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, ये है वो है, फ्लो चार्ट वगैरह से। तो रटना यहाँ पे गलत उत्तर होगा, क्योंकि गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि नॉट इफेक्टिव पूछा था कि काम का कौन सा नहीं है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए, आपको समझ में आए नहीं आए वो आप बताएंगे। सीटेट के बैच में एडमिशन सभी ओपन है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके, और ये पेडागोजी स्पेशल है जो लोग सीटेट क्रैक कर चुके हैं उनके लिए। आउट ऑफ ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि
लेट्स लर्न स्क्वायर्ड है और ये क्वेश्चंस आप फ्री में करियर लैब पे जाकर के मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आना चाहिए। वैसे तो पोल में भी आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाती होगी। सुमित सौरभ क्या कह रहे हैं, मैम सेशन 18 to 20 है, एडमिशन 2018 में हुआ लेकिन बीएड 2022 में फाइनल हुआ और सीटेट 2021 के जनवरी में पास किया हूँ, सीटेट वैलिड होगा या नहीं? सर में दर्द कर दे। सुमित क्या पूछ रहे हो? सेशन 18 से 20 है, ठीक है, 2018 से 20, एडमिशन 2018 में हुआ, ठीक है, बीएड 2022 में फाइनल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो सेशन तो आपका वही था ना, हो जाए फाइनल, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपीयरिंग में तो हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सुमित मजे करो। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, विचार हो, वो आप भी कमेंट करके इस वीडियो के बाद बता दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी। सीटेट को लेके क्या हम प्लान करने वाले हैं, मैं कल से लेके परसों तक उसको फाइनल करके आपके साथ शेयर कर दूंगी और फिर हम उस तरह से क्लासेस चलाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ सेट करने बैठेंगे तो सेट ये मैं वैसे करा चुकी हूँ पहले। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करें, जो कौन सी वो सीरीज थी, तो थोड़ा सा हम अभी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो भी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जितने भी लोगों को फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रही है कि 18-20 का ऑप्शन नहीं है, 22 का ऑप्शन नहीं है, उस पर भी मैं कल चर्चा कर लूंगी, ठीक है ना। पैसे कट गए हैं बट फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या सीबीएसई पैसे वापस करता है? छोटू, उसमें आपके पास स्लिप आई होगी, कोई ट्रांजैक्शन आईडी आई होगी, कुछ तो आया होगा, तो वो रिफंड हो जाएंगे अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ है ठीक से। तो नहीं तो सीबीएसई को मेल कर दो, मेल लिखा हुआ है उनका, कल भी मैंने आपके साथ वो मेल आईडी शेयर किया था। आज बहुत गलत हुआ, 20 आउट ऑफ 30 कैसे इंप्रूव होगा? कॉन्सेप्ट को ठीक करके फिर से समझिएगा, खुद से बैठ के, जब मैं वो पीडीएफ दूंगी एक बार खुद से पढ़ के देखिएगा कि पढ़ने में गलती कहाँ हुई, समझने में गलती कहाँ हुई, है ना। थियरी भी करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।